नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया से जुड़ी हुई जंग के मैदान की हर एक खबर। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि विस्फोट में आखिरकार वो कौन कौन सी खबरें हैं जो आज हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो विस्फोट में आज हम बात सबसे पहले मिडिल ईस्ट को लेकर के करने वाले हैं, जहां अभी भी तनाव उसी तरीके से जारी है जैसे कि पिछले कुछ हफ्तों से देखा जा रहा था। अमेरिका ने ईरान में तबाही मचाने की दूसरी तरफ पूरी तैयारी कर ली है और दावा यह किया जा रहा है कि ईरान पर हमले के लिए अमेरिका के जो आंतरिक हालात हैं वो भी जिम्मेदार हैं और उनसे लोगों का ध्यान हटाने के लिए भी ईरान पर हमला किया जा रहा है। इस खबर के बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन इसके साथ ही आपको बताते हैं कि दूसरी बड़ी स्टोरी कौन सी होगी आज विस्फोट की। आज हम बात ईरान और अमेरिका के बीच जो बातचीत की संभावनाएं चल रही हैं उसे लेकर के भी आपके साथ ये खबर साझा करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ है जिस वजह से ईरान ने जो दम दिखाया उसके बाद अमेरिका ये कह रहा है कि चलिए ठीक है, बातचीत कर लेते हैं। अमेरिका जंग से पीछे हटता हुआ आखिरकार क्यों नजर आ रहा है और ईरान भी अब बातचीत के टेबल पर आने जा रहा है और क्या बातचीत से दोनों देशों के बीच का जो विवाद है वो सुलझ पाएगा, इस बारे में आपको तफ्तीश से जानकारी देंगे। लेकिन इसी के साथ एक और बड़ी खबर है जो कि आज विस्फोट में हम आपको बताने वाले हैं। तो बताते हैं कि आखिरकार वो कौन सी खबर है। बात आज हम रूस यूक्रेन युद्ध की भी करेंगे, जहां हम आपको बताएंगे कि रूस और यूक्रेन के बीच में बातचीत होने जा रही है, लेकिन उससे पहले ही पुतिन ने अपनी सेना को एक ऐसा टास्क दे दिया है जिसकी वजह से यूक्रेन में बारूद की बारिश कर दी गई है। और चलिए करते हैं विस्फोट की शुरुआत और आपको बताते हैं जंग के मैदान से आ रही खबर के बारे में, जहां अमेरिका ने जंग के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। ईरान के साथ वार्ता से इनकार करने पर जंग संभव है, यह भी बताया जा रहा है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बात करना चाहता है यूएस, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। जहां इस पूरे युद्ध की संभावनाओं के बीच ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने जंग के लिए अपनी तैयारियां पूरी की है। ईरान के वार्ता से इनकार करने पर जंग संभव हो सकती है, यह भी बताया जा रहा है। ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है उस पर यूएस बात करना चाहता है और इसी परमाणु कार्यक्रम को लेकर के ये जो पूरा जंग का मैदान खुल रहा है, नया मोर्चा खुल रहा है, वो यही वजह है इस्फहान और साथ ही नतांज का होना, जो कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम है, जिसे अमेरिका बार बार ये कहते रहा है कि इसे त्याग दिया जाए अगर ईरान की तरफ से तो वो तमाम बातों पर ईरान के साथ आ जाएगा, ईरान पर कोई हमला नहीं करेगा। लेकिन ईरान बार बार ये कहता है कि अपने आप को परमाणु शक्ति बनाना हमारा अधिकार है और हम इस पर आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन अब जब युद्ध का मैदान सज चुका है तो अमेरिका ये कह रहा है कि जंग के लिए हमारी तैयारियां पूरी है। ईरान के वार्ता से अगर इनकार करने पर यह जंग भी संभव है। अगर ईरान ये कहता है कि वो वार्ता नहीं करना चाहता, जैसा कि अभी उसकी तरफ से दरकार है कि उसे बातचीत करनी है, वो युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बात करना चाहता है यूएस, और अगर ईरान इस बात से इनकार करता है तो ये युद्ध पूरे तरीके से होगा। आपको पिछले दिनों की जो जानकारी है वो भी दे दें कि किस तरीके से तुर्की के अंकारा में फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी। ईरान के डेलीगेशन के साथ ये मीटिंग हुई थी तुर्की के डेलीगेशन की, जिसमें उन्हें समझाया गया था कि आप परमाणु कार्यक्रम को त्याग दीजिए। और इसके साथ ही अब एक बार फिर से ये बातचीत हो सकती है। तुर्की मध्यस्थता करते हुए नजर आ रहा है, लेकिन अगर इस बातचीत से इनकार किया जाता है तो हो सकता है कि यूएस जो जंग की तैयारी करके बैठा हुआ है वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बात ना करने पर ईरान पर हमला कर दे। दूसरी तरफ इस युद्ध के मैदान में अमेरिका और इजरायल ने पूरी तैयारी कर ली है। ईरान पर हमले के लिए पूरी तैयारियां जो हुई है उसके बारे में बताया जा रहा है कि ईरान के संभावित हमले से बचने की भी तैयारियां की गई है। इजरायल को वार्ता सफल होने की उम्मीद बेहद कम नजर आ रही है और ऐसे में यही वजह है कि अमेरिका हो या फिर इजरायल हो, दोनों ही ईरान पर हमला करने की जो तैयारी है वो पूरी कर चुके हैं कि जैसे ही ये वार्ता सफल होगी तुरंत ईरान पर हमला किया जाएगा और दोनों ही इजरायल और अमेरिका दोनों मिलकर ही इस युद्ध में आगे बढ़ने वाले हैं, जैसा कि उन्होंने पिछले युद्ध में भी किया था जब ईरान के ऊपर हमला जून 2025 में किया गया था। इजरायल और अमेरिका एक साथ नजर आ रहे थे और यही रणनीति एक बार फिर से बनी हुई है, जहां पर ईरान के हमले के लिए पूरी तैयारियां इजरायल और अमेरिका की तरफ से की गई है। इजरायल को ये संभावना नजर आ रही है कि वार्ता सफल नहीं होगी और इसीलिए वो कह रहा है कि अगर ये वार्ता सफल नहीं होगी तो हम हमले करेंगे। ईरान के संभावित हमले से बचने के लिए भी हमारी तैयारियां पूरी हो गई है और हमारी तरफ से भी हमले उसी तरीके से किए जाएंगे। और अब बात करते हैं अमेरिका की ईरान के खिलाफ तैयारियों की। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ पुख्ता तैयारियां कर ली है और माना यह जा रहा है कि अमेरिका ईरान पर हमले की दशा में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है।
ईरान के पास अमेरिका तैयार। वार्ता से बन जाएगी बात। अमेरिका ने ईरान के आसपास बड़ी तैयारी की। एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन तैनात। डिस्ट्रॉयर से लेकर सबमरीन तक मुस्तैद। फाइटर जेट्स एयर स्ट्राइक की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कमांडो लगातार ड्रिल कर रहे हैं। अमेरिका की तैयारी बता रही कि अमेरिका कभी भी हमला कर सकता है। लेकिन इस बीच खबर यह भी आ रही है कि अमेरिका और ईरान बातचीत के लिए टेबल पर आ सकते हैं। तो क्या ईरान पर हमला टल जाएगा? क्या अमेरिकी सेना लौट जाएगी? सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक ने एक ऐसा दावा किया जिसे लेकर दुनिया भर की टेंशन बढ़ गई। अलेक्जेंडर वुसिक ने दावा किया कि अगले कुछ दिन में ईरान पर हमला हो सकता है। हालांकि उन्होंने इस मामले को अमेरिका की एप्स्टीन फाइल से जोड़ा। सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक ने कहा कि जल्द ही ईरान पर हमला हो सकता है और यह अमेरिका के घरेलू विवाद या एप्स्टीन फाइल से ध्यान हटाने के लिए हो सकता है। उन्होंने कहा कि 1998 मोनिका लेविन्स्की स्कैंडल चरम सामने आने पर अमेरिका ने सूडान और अफगानिस्तान पर मसाले दागे। Kako to onako blesavo i glupo zvučalo, kao što smo mislili sa Monikom Lewinsky svojevremeno, dakle, ili Levinsky, kako smo mi izgovarali, ali tada neko bude bombardovan. Ja ne verujem da će baš to da bude razlog, ali da li će da ubrza neke odluke, gotovo da sam siguran. इस बीच अमेरिका ने तैयारियां पूरी कर ली। अमेरिका के बॉम्बर्स लुसियाना बेस से गुआम की ओर उड़ान भरते देखेंगे। बताया जा रहा है कि इजराइल के
नेवातिन एयरबेस से अमेरिका हमले की शुरुआत कर सकता है। वहां 300 फाइटर जेट्स तैयार हैं कि सीरिया के एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले ईरान के डिफेंस सिस्टम पर हमला कर सकते हैं। जिसके बाद पुर्तगाल के लेजिस एयरफील्ड से फाइटर जेट्स उड़ान भर सकते हैं। इनके निशाने पर खामनेई का सीक्रेट बंकर और परमाणु ठिकाने हो सकते हैं। जिसके बाद तीसरे चरण में फारस की खाड़ी से हमला किया जा सकता है और ईरान में तबाही मचाई जा सकती है। माना जा रहा है कि अमेरिका कुछ बड़ा करने वाला है। इसके लिए ट्रंप और नेतन्याहू ने तैयारी पूरी कर ली है। ये पूरा ऑपरेशन 5 से 6 घंटे में खत्म करने का प्लान है। शुरुआत में सर्विलांस ड्रोन से रेकी की जा रही है। साफ कि अमेरिका की तैयारियां पुख्ता है। हालांकि बातचीत की कोशिश हो रही है, लेकिन बातचीत पर्याप्त रहेगी या फिर बातचीत और बमबारी एक साथ होगी, ये तो वक्त ही बताए। फिलहाल इसकी जानकारी सिर्फ ट्रंप, नेतन्याहू और उनकी खास टीम को ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी यूरोपीय यूनियन के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यूए के सभी जो राजदूत हैं उन्हें तलब कर दिया गया है। आईआरजीसी को आतंकी संगठन घोषित करने पर ऐतराज जताया गया है। ईरान ने ईयू देशों की सेनाओं को कहा है आतंकी ग्रुप। आपको याद होगा कि किस तरीके से 33 देशों से ज्यादा ईयू के समेत ये कार्रवाई की गई आईआरजीसी पर, जिसे आतंकी संगठन घोषित किया गया है। लेकिन ईरान की तरफ से अब ये बदले वाली कार्रवाई देखने को मिल रही है। ईरान ने ईयू के खिलाफ जो कार्रवाई की है उसमें जितने भी यूरोपीय यूनियन के देश हैं उन्हें राजदूतों को समन कर दिया है। आईआरजीसी को आतंकी संगठन घोषित करने पर उन्होंने अपना ऐतराज व्यक्त किया है। कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है ईरान की तरफ से। ईरान ने ईयू देशों की सेनाओं को आतंकी ग्रुप तक कह दिया है। दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका के हमलों का जवाब देने की तैयारी पूरी तरीके से कर ली है। समंदर से लेकर के जमीन तक ईरानी सेना पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है और अब उसे रूस और चीन का साथ भी मिल रहा है। ईरान पलटवार के लिए तैयार। बैलिस्टिक मिसाइल रेडी। जंगी जहाज और सबमरीन तैनात। अमेरिका ने अपना नौसैनिक बेड़ा ईरान के करीब तैनात, सैन्य बेस फॉर रेडी कर दिया। तो वहीं ईरान पूरी तरह तैयार है। ईरान ने साफ कर दिया कि वो अमेरिका को जवाब देने की पूरी तरह से तैयार है। सुप्रीम लीडर खामनेई ने ऐलान किया कि वो अमेरिका को करारा जवाब देंगे। ملت ایران تحت تأثیر این حرفا قرار نمیگیره، از برخورد حق نمیهرازه.
ما شروع کننده نیستیم. ما به کسی ظلم نمیخوایم بکنیم، به کشوری حمله نمیخوایم بکنیم، اما در مقابل اون کسی که طمع داشته باشه حمله بخواد بکنه، اذیت بکنه، ملت ایران مشت محکمی به او خواهد زد. البته این را هم آمریکایی‌ها بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن، این جنگ منطقه‌ای خواهد بود. अमेरिका ने ईरान पर तीनों सेनाओं के हमले की तैयारी, तो ईरान भी पूरी तरह तैयार है। ईरान की मिसाइलें वॉर रेडी हैं, जिनकी रेंज 3000 किलोमीटर तक हो सकती है। माना जा रहा है कि ईरान अमेरिका के सभी सैन्य बेस पर एक साथ हमला कर सकता है। खबर यह भी है कि ईरान ने परमाणु बम बना लिया है या परमाणु बम बनाने के बेहद करीब। दावा किया जा रहा है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम चोरी छिपे जारी है। इसके लिए पिछली बार हमले में तबाह हुई न्यूक्लियर साइट्स पर नए स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया। माना जा रहा है कि ऐसा ईरान ने अंदर चल रही गतिविधियों को छिपाने के लिए किया है। पिछली बार ईरान का परमाणु कार्यक्रम तबाह करने में अमेरिका और इस्राइल पूरी तरह कामयाबी नहीं मिली थी। माना जा रहा है कि अमेरिका और इस्राइल के बंकर बस्टर बम ईरान में पर्वतों के नीचे बनी परमाणु सुरंगों तक नहीं पहुंच पाए, जिससे ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह तबाह नहीं हुआ था। पिछली बार की नाकामी से बचने के लिए अमेरिका इस बार ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू कर सकता है। इस बार स्पेशल ऑपरेशन फोर्स को यह जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। माना जा रहा है कि इसके लिए अमेरिका तस्करी रूट का इस्तेमाल कर सकता है। इसके लिए कुर्द लड़ाकों की मदद ली जा सकती है। जाग्रोस पर्वत पर मौजूद रास्तों की जानकारी कुर्दिश लोगों को ये लोग अमेरिकी कमांडोज की मदद कर सकते हैं। हालांकि अमेरिका के इस कदम की जानकारी ईरान को भी हुई और शायद यही वजह है ईरान ने भी तैयारी कर ली। ईरान में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई। इस बीच बड़ी खबर है कि पुतिन की प्राइवेट आर्मी माने जाने वाले वैगनर ग्रुप के लड़ाके भी ईरान पहुंच चुके हैं। ये लोग गुरिल्ला वॉर में माहिर माने जाते हैं। इनके ईरान में मौजूदगी इस साथ है कि रूस ईरान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। माना जा रहा है कि अमेरिका की एयर स्ट्राइक के दौरान भले ही वैगनर लड़ाके कोई खास कदम ना उठा पाए, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान ये लोग अमेरिकी सेना की मुसीबत बढ़ा सकते हैं। इन लोगों को ईरान की प्रमुख जगहों और न्यूक्लियर साइट्स की सुरक्षा में तैनात किया जा सकता है। उधर ईरान ने भी समुद्र में माइंस और स्पीड बोट तैनात कर दी। इसके अलावा फारस की खाड़ी में पनडुब्बी तैनात की गई। उधर हिंद महासागर में ईरान की नेवी ने रूस और चीन के साथ ड्रिल की। साफ है
कि ईरान ने भी पलटवार की तैयारी कर ली है। उनके साथ रूस और चीन भी, और शायद यही वजह है कि अमेरिका भी हमला करने से बच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत हो सकती है। तुर्की में दोनों देशों के जो प्रतिनिधि हैं उनके विवादित मुद्दों को बातचीत के जरिए हल निकालने के बारे में पहल की जा रही है। लेकिन अचानक आखिरकार ऐसा हुआ क्या जो दोनों ही देश बातचीत के लिए राजी हो गए हैं? आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। फारस की खाड़ी में अमेरिकी बेड़ा और बॉर्डर पर ईरान की सेना तैनात। जंग के हालात ऐसे हैं कि अरब जगत के साथ पूरी दुनिया में टेंशन। इस बीच खबर है कि दोनों देश बातचीत की टेबल पर आ सकते हैं। दोनों ही देश वार्ता के जरिए विवादों को सुलझाने के राजी भी हो गए। दोनों देशों के बीच तुर्की में वार्ता हो सकती है। इस बैठक में सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं। इस बैठक में अमेरिका की ओर से ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची शामिल हो सकते हैं। माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच परमाणु समझौते पर बात हो सकती है। ईरान के रुख को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी रुख नरम पड़ा। अमेरिका ने भी ईरान के सामने पहले 4 शर्तें रखी, जिनमें प्रमुख थी कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, लोगों पर अत्याचार नहीं होगा, यूरेनियम संवर्धन को खत्म करेगा और लंबी दूरी की मिसाइलों का निर्माण नहीं करेगा।
हालांकि अब खबर है कि अमेरिका केवल 2 शर्तों पर बात करने को राजी हो गया है। ट्रंप परमाणु कार्यक्रम और ईरान के लोगों को फांसी की सजा नहीं दिए जाने पर बातचीत के लिए राजी हो गए। हालांकि इस बीच सवाल यह है कि ट्रंप अचानक बातचीत के लिए राजी क्यों हो गए। ईरान ने ऐसा क्या दम दिखाया जो ट्रंप को कदम पीछे खींचने को मजबूर होना पड़ा। दरअसल अमेरिका जानता है ईरान में जंग शुरू करना तो आसान होगा, लेकिन उसे भारी कीमत चुकानी है। या अमेरिका लंबी जंग में फंस सकता है और उसका हाल अफगानिस्तान और वियतनाम जैसा हो सकता है। इससे जहां एक और अमेरिका को आर्थिक नुकसान होगा, तो वहीं दूसरी ओर घरेलू मोर्चे पर भी दबाव बढ़ेगा। उधर ईरान भी बातचीत के रास्ते विवाद को सुलझाना चाहता है। सामने ये बात जानते हैं कि अमेरिका जैसे महाशक्ति को ईरान भले ही जंग में उलझा ले, लेकिन जीत नहीं पाए। अमेरिका और इजराइल के फाइटर जेट्स अगर तबाही मचाएंगे तो ईरान की अर्थव्यवस्था कई साल पीछे चली जाएगी। ईरान ने अपने रुख में लचीलापन लाने के संकेत भी दिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान ने ड्रिल का ऐलान किया था, लेकिन अमेरिका के दखल के बाद उसने लाइव ड्रिल का प्लान रद्द कर दिया। ईरान जानता है कि अगर शांति चाहिए तो ट्रंप की शर्तें मानना ही एक विकल्प है। साफ है कि मुश्किलें दोनों देशों के पास है और यही वजह है कि दोनों ही देश बातचीत की टेबल पर आना चाह रहे हैं। हालांकि बातचीत से क्या हल निकलेगा ये कहना मुश्किल। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया गेट। और अब जानकारी आपको यूक्रेन से जुड़ी हुई देते हैं, जहां यूक्रेन पर बताया जा रहा है कि बहुत बड़े हमले की आशंका है और रूस ने अपने बाकायदा जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स है वो शिफ्ट कर दिए हैं। यूक्रेन का एयरबेस से शिफ्ट किए गए हैं बॉम्बर्स। ओलेनिया और एंगल्स भेजे गए हैं Tu-95 MS बॉम्बर्स। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि एक बार फिर से हो सकता है कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध है वो और तेजी पकड़ते हुए नजर आ सकता है, जहां यूक्रेन पर बड़े हमले की आशंकाएं शुरू हो गई हैं, क्योंकि रूस ने अपने जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं उन्हें शिफ्ट किया है। कहां से शिफ्ट किया गया वो फिर से आपको एक बार बता देते हैं। यूक्रेन का एयरबेस है जहां से शिफ्ट किए गए हैं बॉम्बर्स, और ओलेनिया और एंगल्स भेजे गए हैं जिसमें Tu-95 MS बॉम्बर्स भी शामिल है। दूसरी तरफ रूस का खार्किव में एक बड़ा हमला देखने को मिला है। यूक्रेनी सेना को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, ये भी बताया जा रहा है। बड़े नुकसान का दावा किया गया है। ग्रेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से यह अटैक किया गया है, ये जानकारी मिल रही है। तो बड़ी जानकारी ये है कि रूस ने जहां एक तरफ तैयारियां की हुई है, तो दूसरी तरफ उसने खार्किव में एक बहुत बड़ा हमला भी कर दिया है। यूक्रेनी सेना को बहुत बड़े नुकसान का दावा तक कर दिया गया है।
ग्रेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से ये अटैक किया गया है, ये जानकारी मिल रही है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रूस ने खार्किव में ये बड़ा हमला करते हुए जो सुरक्षा चौकियां हैं उन्हें तो तबाह किया ही है, इसके साथ ही यूक्रेनी सेना को भी एक बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ग्रेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से जब ये अटैक किया गया है तो हर तरफ सिर्फ और सिर्फ विस्फोट की ही तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है यूक्रेन को। और अब बात करते हैं रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग के बारे में, जिसमें यूक्रेन पर लगातार तबाही बरस रही है और अब पुतिन का प्लान कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो चला है और ऐसा लग रहा है जैसे पुतिन को यकीन हो गया है कि यूक्रेन को सिर्फ बंदूक के दम पर ही झुकाया जा सकता है। पुतिन का फूटा गुस्सा। ज़ेलेंस्की की बढ़ी टेंशन। विस्तारवाद से बढ़ेगा विवाद। रूस और यूक्रेन के बीच बीते करीब 4 साल से जंग चल रही है। रूसी बारूद लगातार यूक्रेन की धरती को झुलसा रहा। राजधानी कीव समेत पूरे यूक्रेन तबाही बिखरी पड़ी। रूस कड़कड़ाती सर्दी में यूक्रेन को जमा देने की कोशिश में। भीषण सर्दी में लोगों को गर्म पानी और भाप की सप्लाई नहीं हो पा रही। बिजली नहीं होने से हीटिंग प्लांट भी बंद पड़े। यूक्रेन भी लगातार रूस को जख्म दे रहा है। रूस की आर्थिक रीढ़ यानी तेल और गैस के व्यापार पर लगातार चोट पहुंचाई जा रही है। रूस के कई शहरों को भी अंधेरे में डुबोने की कोशिश जारी है। इस बीच पुतिन की सेना ने उनके विस्तारवाद को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। पुतिन अब तक केवल डोनबास लेने पर अड़े, लेकिन अब माना जा रहा है कि वो पूर्वी यूक्रेन के राज्यों पर कब्जा करने की कोशिश में है। पुतिन की सेना डोनेस्क, खार्किव, सूमी, चेर्निहिव और ज़ैपोरिज़िया के अलावा ओडेसा पर कब्जे की कोशिश कर रही है। रूस की कोशिश है कि पूर्वी यूक्रेन के राज्यों पर कब्जा करके रूस और यूक्रेन के बीच बफर जोन बनाया जाए, ताकि रूस और यूक्रेन की सीमा एक दूसरे से दूर हो जाए। रूस की सेना यूक्रेन पर 3 ओर से बमबारी करेगी। डोनेस्क के करीब 90% हिस्से पर रूस का झंडा लहरा रहा है, तो वहीं खरसोन और ओडेसा पर भी हमले किए जा रहे हैं। इसके अलावा लुहांस पर रूस का कब्जा हो चुका है।
रूस के जवान लगातार यूक्रेन पर कोऑर्डिनेटेड हमले कर रहे हैं। खार्किव पर जमीन और हवा से हमला किया जा रहा है, तो वहीं ओडिशा पर हमले की जिम्मेदारी नेवी को सौंपी गई। काला सागर से ओडिशा पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। इन हमलों में ओडिशा के पोर्ट के साथ ही अनाज के गोदाम, इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंच रहा है। खबरों के मुताबिक ओडिशा के कई इलाकों का यूक्रेन के दूसरे हिस्सों से संपर्क कट चुका है। रूसी सेना ने खरसोन और सूमी में भी मिशन लॉन्च किया है। खरसोन पर कब्जा रूस के लिए काफी अहम है, क्योंकि यहां से क्रीमिया को टारगेट करना आसान है। खरसोन पर कब्जे के साथ ही पुतिन का क्रीमिया सुरक्षित हो जाए। रूस और यूक्रेन के बीच जल्द ही वार्ता का अगला दौर शुरू हो सकता है, लेकिन उससे पहले ही पुतिन की रणनीति कि यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा इलाके पर कब्जा कर लिया जाए, ताकि अगर कुछ हिस्से गंवाने भी पड़े तब भी ज्यादा से ज्यादा इलाके पर रूस का कब्जा रहे। फिलहाल देखना होगा कि जंग का अंत किस तरह होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। वहीं रूसी सेना का कीव पर बड़ा ड्रोन अटैक देखने को मिला है, जहां रिहायशी इमारत से जो रूस का ड्रोन है वो टकराया है। इमारत से धुआं निकलता हुआ भी दिखाया गया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं, जहां रूसी सेना का कीव पर ये बड़ा ड्रोन अटैक देखने को मिला है। रूसी सेना की तरफ से या फिर यूक्रेन की अगर हम बात करें तो यूक्रेनी सेना की तरफ से भी सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल है इस पूरे युद्ध के दौरान वो ड्रोन का ही किया जा रहा है। अब रूसी सेना का कीव पर ड्रोन अटैक देखने को मिला है, तो रिहायशी इमारत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है। किस तरीके से ये जो ड्रोन है वो इमारत से जाकर के टकरा जाता है, जिसकी वजह से ज्यादा नुकसान होता है। इमारत से धुआं निकलते हुए दिखाई दे रहा है। और अब इस पूरे युद्ध की जो स्ट्रेटजी है वो इसी तरीके से चेंज हुई है, जहां एक तरफ पहले खाली जगहों को निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन अब रिहायशी इलाकों पर फोकस किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान रूस यूक्रेन का कर दे और उसके बाद यूक्रेन अपने घुटने टेकने के लिए मजबूर हो जाए। और यही सब कुछ करते हुए एक बार फिर से रूसी सेना ने अपना पूरा प्लान तैयार किया है कीव पर ड्रोन अटैक करने का। और रिहायशी इमारत से रूस का जब ड्रोन टकराया है तो इमारत से धुआं निकलते हुए दिखाई दिया है। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो यूक्रेन को भी यूरोप से मदद मिलेगी, ये जानकारी मिल रही है। स्वीडन देगा एयर डिफेंस सिस्टम, ये जानकारी मिली है। साव रडार स्टेशन ड्रोन भी इस दौरान मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी मिलेंगे। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से यूक्रेन को अब यूरोप मदद दे रहा है। हालांकि जब से ये युद्ध शुरू हुआ है यूरोप की तरफ से ही यूक्रेन को मदद पहुंचाई जा रही है, जिसकी वजह से वो अभी भी जंग के मैदान में टिका हुआ है। अब जानकारी ये मिल रही है कि स्वीडन एयर डिफेंस सिस्टम देने वाला है। साव रडार स्टेशन, साथ में इसके ड्रोन भी दिए जाएंगे यूक्रेन को, ताकि यूक्रेन मजबूती से इस युद्ध में डटा रहे। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी मिलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये युद्ध आगे बढ़ रहा है उसी के साथ साथ जो युद्ध का रूप है वो भी बदलते जा रहा है। इसी वजह से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी देने की बात निकल करके सामने आ रही है। स्वीडन ये पूरी मदद यूक्रेन को पहुंचाने वाला है, मुहैया करने वाला है। यूरोप के जितने भी देश हैं और EU के जितने भी देश हैं, नेटो के जितने भी देश हैं, उनकी तरफ से लगातार यूक्रेन को मदद पहुंचाई जा रही है। अब स्वीडन से जुड़ी हुई ये जानकारी हम आपको बता रहे हैं। और चलिए अब आपको बता देते हैं चीन के बेहद खतरनाक हथियार के बारे में। दरअसल ड्रैगन की सेना ने एक खास हथियार विकसित किया है, जो केवल एक फाइटर जेट नहीं है बल्कि एक कमांड सेंटर भी है। किस तरीके से, देखिए इस रिपोर्ट में।
चीन का शानदार हथियार। अमेरिका के फाइटर जेट्स पर भारी। विमान नहीं, उड़ता हुआ कमांड सेंटर। चीन तेजी से सुपर पावर बनने की राह पर दौड़ रहा। जिनपिंग के तरकश में कई ऐसे हथियार हैं जो दुनिया में किसी भी पल तबाही मचा सकते हैं, जो सुपर पावर अमेरिका को भी मात दे सकते हैं। चीन बहुत तेजी से अपनी ताकत बढ़ा रहा है। चीन के वैज्ञानिक और इंजीनियर नए हथियारों के विकास पर जोर दे रहे हैं। हाल ही में चीन ने नया एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर में उतारा था। चीन का एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान कई मामलों में अमेरिका को टक्कर देने का दम रखता है। हालांकि जैसे चीन को फुजियान की कमियों का पता चला, उसने नए एयरक्राफ्ट कैरियर पर काम करना शुरू कर दिया। कुछ ऐसे ही हालात सेना के दूसरे अंगों के भी हैं। कुछ दिन पहले चीन ने अपने स्टेल्थ फाइटर जेट J-20A की झलक दुनिया को दिखाई। चीन ने बिना पेंट वाले इस हथियार को हवा में लहराते हुए दिखाया। चीन ने दावा किया कि अमेरिका के F-22 की छुट्टी हो सकती है। चीन के J-20A को केवल एक फाइटर जेट ही नहीं, बल्कि पूरा कॉम्बैट सिस्टम कहा जा रहा है। चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप यानी AVIC ने खुलासा किया है कि J-20A के ताजा परीक्षण किसी एक जगह नहीं, बल्कि 5 अलग-अलग गुप्त ठिकानों पर किए गए। इस फाइटर जेट के परीक्षण वीडियो में कई J-20A जेट्स येलो प्राइमर यानी बिना पेंट वाली शुरुआती अवस्था में उड़ते दिखाई। ये पीला रंग इशारा करता है ये विमान अपनी उत्पादन लाइन से फ्रेश निकले और अब सीधे युद्ध की स्थितियों के लिए तैयार किए जा रहे हैं। हालांकि चीन के J-20A विमानों की उड़ान कोई सामान्य उड़ान परीक्षण नहीं थी। चीन ने 10 अलग-अलग तरह के विमानों और ड्रोन्स के साथ एक इंटेलिजेंट वॉर सिस्टम की टेस्टिंग। चीन अब सिर्फ लड़ाकू विमान नहीं बना रहा, बल्कि एक ऐसा कॉम्बैट सिस्टम तैयार कर रहा है जहां जमीन और आसमान के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत तेजी से होगा। J-20A का पिछला हिस्सा यानी कैनोपी अब पूरी तरह नया है। ये हवा के प्रतिरोध को बेहद कम कर देता है। इसका मतलब कि फाइटर जेट सुपरसोनिक स्पीड पर बिना किसी रुकावट के अपने शिकार पर झपट सकता है। इस नए डिजाइन से इसकी स्टेल्थ क्षमता यानी रडार से बचने की ताकत और भी बढ़ जाती है। माना जा रहा है कि ये विमान दुश्मन के रडार पर नजर ही नहीं आएगा। J-20A की सबसे खतरनाक बात है इसका मैन अनमैन कोलैबोरेशन। J-20A सिर्फ एक हमलावर विमान ही नहीं, बल्कि कमांड सेंटर है। ये उड़ते हुए अपने साथ ड्रोन्स की एक पूरी फौज को कंट्रोल कर सकता है। यानी इसका एक पायलट सैकड़ों ड्रोन्स को कंट्रोल कर पाए। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि J-20 के नाम से जुड़ा ए शब्द बेहद खतरनाक है। दरअसल जब किसी लड़ाकू विमान के नाम के नीचे ए जुड़ता है तो उसका मतलब होता है कि उसके मूल डिजाइन में ऐसे बदलाव किए गए हैं जो उसे पहले से कहीं अधिक घातक बनाते हैं।
साफ है कि चीन का यह हथियार जंग के मैदान के हालात पूरी तरह से बदलने का मादा रखता है। इसके शामिल होने के बाद चीन की वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। एक तरफ ये जानकारी मिल रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच में शांति वार्ता पर बातचीत हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ रूस लगातार हमले कर रहा है, यूक्रेन को दहला रहा है। अब जानकारी ये है कि यूक्रेन के कीव और निप्रो शहर पर हमला किया गया है और रूस ने इसके लिए बाकायदा बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। हमले के कारण कई भवनों को भारी नुकसान भी पहुंचा है। बैलिस्टिक मिसाइलों से यह हमला किया गया है और हमले के कारण कई भवनों को नुकसान तक पहुंचाया गया है। निप्रो शहर पर यह हमला किया गया है, कीव पर यह हमला किया गया है। रूस लगातार अपने हमलों की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ाते जा रहा है कि अगर कल के दिन ये कहा भी जाए कि सीज फायर कर दो, तब तक वो इतना नुकसान कर दे रूस यूक्रेन का कि वो उससे उभर ही ना पाए। अब रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए। एक तरफ ये बातचीत हो रही है कि शांति वार्ता होगी, दूसरी तरफ रूस ज़ेलेंस्की को बुला रहा है कि आप आइए, रूस आइए, हम आपकी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं, बातचीत करेंगे, बैठ करके इस युद्ध को रोकेंगे। लेकिन रूस अभी भी जो हमले हैं वो उसी तरीके से कर रहा है जैसे युद्ध की शुरुआत में उसने किए थे, और अब तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हुए हमले किए जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान वहां पर यूक्रेन में किया जा सके। तो रूस की यही पूरी तैयारी है कि किसी भी तरीके से यूक्रेन को घुटनों पर ला दे। यूक्रेन के जिन हिस्सों पर रूस अपना अधिकार चाहता है, यूक्रेन खुद उन जगहों को छोड़ दे जिससे उसको फायदा हो जाए और रूस इस युद्ध को जीत जाए।